हाँ बेटा, आज हम लोग बात करेंगे वर्नर थ्योरी के बारे में। बेटा आज हम लोग बात करेंगे बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। ठीक है, इसमें सबसे पहला हमारा क्या होगा, वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी में अगर मैं बात करूं तो वर्नर थ्योरी क्या होती है, किस तरीके से हम बात करते हैं, अभी सारी बातें सामने आ रही बेटा। थोड़ा सा हम बात करते हैं, कुछ पॉइंट है मेरे। प्राइमरी वैलेंसी ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, यानी जो भी हमारा लीजेंट होगा, लीजेंट में एक नेगेटिव वाला भी होगा और एक न्यूट्रल वाला भी होगा। और क्या कहते हैं, इस तरीके से अगर बात किया जाए, जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो हमारी नेगेटिव आयन के द्वारा सेटिस्फाई की जाएगी बेटा। ठीक है, और जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, वो हमारी नेगेटिव आयन के द्वारा भी सेटिस्फाई हो सकती है और न्यूट्रल लीजेंट के द्वारा भी हमारा क्या कहते हैं, कौन सेकेंडरी वैलेंसी क्या सेटिस्फाई हो सकती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी वैलेंसी केवल नेगेटिव आयन। ठीक, अगर मैं बात करूं बेटा, दूसरा पॉइंट हमारा ये होता है प्राइमरी वैलेंसी आर नॉन डायरेक्शनल, यानी जब भी हम अभी स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर बात किया जाए, जो भी हमारी प्राइमरी वैलेंसी होगी वो हमारी कैसी होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। क्यों नॉन डायरेक्शनल होती है, क्योंकि ये हमारी कैसी होती है, आयोनाइजेबल नेचर की होती है बेटा। ठीक है, और जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी यानी जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, वो मोस्टली कैसी होती है बेटा, डायरेक्शनल होती है। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, इस तरीके से हम डायरेक्शनल बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्राइमरी वैलेंसी जो होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे बेटा, डॉटेड लाइन से। अभी ये सारी बातें क्लियर होगी, आगे आ रहा है। ठीक है, जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है उसको हम क्या करेंगे, थिक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, आइए हम लोग, हमारे पास एग्जाम्पल है बेटा, एक जैसे ये भी फार्मूला है, इस तरीके से हमारा कोई फार्मूला है COCl3.6NH3। ठीक है, अब इसका फार्मूले का हमें इस तरीके से कॉम्प्लेक्स में के फॉर्म में दिखाना है, COCl3.6NH3। तो हम क्या करेंगे, अच्छा फिलहाल ये भी दिया होगा, प्राइमरी वैलेंसी इसकी दी हुई है 3 है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है बेटा, 6 है, ये चीज हमें दी होगी। उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसका कॉम्प्लेक्स बना के दिखाना होगा। कैसे हम बनाते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो भी हमारा कंपाउंड दिया गया होगा COCl3.6NH3, इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, AgNO3 से करवाएंगे, सिल्वर नाइट्रेट से। सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाने के बाद ये मैंने देखा कि यहां पर हमारा क्या 3AgCl का प्रेसिपिटेट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सिल्वर नाइट्रेट 3 के 3 क्लोरीन से क्या कर गया, रिएक्शन कर गया, और 3 मोल ऑफ AgCl क्या बेटा, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ चुका। ठीक, प्राइमरी वैलेंसी 3 थी, सेकेंडरी वैलेंसी हमारी 6 है। अब हमें इसका पॉसिबल फार्मूला हमें लिखना है। अब इसको ये फार्मूला लिखते वक्त बेटा हम लोग कॉम्प्लेक्स में कैसे क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स में हम पीछे बता के भी जाएं किस तरीके से लिखा जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर वगैरह होता है, ये सारी बातें। अच्छा, इसमें इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल एलिमेंट तो हमारा कोबाल्टी होगा, ये बात क्लियर है बेटा। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनेगा, और जो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी है उसी सेकेंडरी वैलेंसी को ही हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना है बेटा, 6। यानी मैं ये बात कह सकता हूं कि अमोनिया हमारा क्या है, इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, ये हमारा 6NH3 आ गया। ठीक, इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी हमारी 6 हो गई। अच्छा, यहां पर ध्यान दीजिएगा 3AgCl का प्रेसिपिटेट है, ये प्राइमरी वैलेंसी अंदर भी हो सकती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, बाहर भी हो सकती है। अगर मैं चाहूं तो इस तरीके से अंदर भी कर सकता हूं, बाहर भी कर सकता हूं, लेकिन हमने बेटा अभी AgNO3 से रिएक्शन करवाया था तो 3AgCl का प्रेसिपिटेट आया था। ये बात कंफर्म है कि 3 के 3 क्लोरीन हमारे कहां पर है बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। अगर बाहर होंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के तभी हमारा AgNO3 से रिएक्शन करने के बाद AgCl का प्रेसिपिटेट आएगा, अदरवाइज AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। 3 AgCl आया और 3 ही क्लोरीन थी, इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्लोरीन हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउटर साइड है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या हुआ बेटा, इस तरीके से हमारा ये फार्मूला हमारा बन गया। ठीक, CO, ये हमारा CO हो गया। NH3, वैसे भी सेकेंडरी वैलेंसी हमारी कितनी है, 6 है, 6 है तो 6 के 6 अमोनिया तो अंदर आ ही गया। अब जो भी आएगा वो बाहर ही जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला ही उसका क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी हम बोल सकते हैं। अगर मोनोडेंटेट है तो हम 1 से मल्टीप्लाई, बाइडेंटेट 2 से, ये सब बातें हम पीछे कर चुके हैं, हमें करने की जरूरत नहीं है। आइए हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। फार्मूला हमारा ये कंफर्म हो गया, ये होगा फार्मूला।
स्ट्रक्चर को दिखाते वक्त अभी हमने बताया था कि प्राइमरी वैलेंसी को हम थिक लाइन से सॉरी डॉटेड लाइन से दिखाते हैं बेटा, और हमारी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको हम थिक लाइन से दिखाते हैं। तो ये हमारा क्या है, CO है। अगर मैं बात करूं तो ये इसका मतलब हमारा ये NH3 है। उसके बाद ये भी हमारा कौन है बेटा, NH3 है। ये भी हमारा क्या है, NH3 है। और ये भी हमारा क्या है, इस तरीके से थोड़ा सा दिखा लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा क्या है बेटा, NH3 है। और ये भी हमारा कौन है बेटा, NH3, 1 2 3 4 5। और ये भी हमारा कौन है, NH3। यानी ये हमारी थिक लाइन से दिखाई जाएगी। और ये थिक लाइन से क्यों, क्योंकि हमारे ये कौन है, सेकेंडरी वैलेंसी हुई। और अगर मैं प्राइमरी वैलेंसी को अगर मैं दिखाऊं बेटा, तो ये हमारा किससे दिखाना पड़ेगा, हमें डॉटेड लाइन से दिखाना पड़ेगा। ये क्लोरीन और इस तरीके से ये क्लोरीन हो गया। और अगर मैं यहां दिखा दूं तो ये हमारा क्लोरीन हो गया, ठीक। इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर आ गया और ये हमारा क्या आ गया, फार्मूला आ गया, ठीक। इस तरीके से और भी मैं एग्जाम्पल देकर के आपको समझाऊंगा। फिर से मैं एक बात बताऊंगा, ये दिया होगा बेटा, मुझे कहेगा फार्मूला बताओ, तो हम क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाने के बाद या तो फिर बोल भी देगा कि 3AgCl का प्रेसिपिटेट आता है। 3AgCl का प्रेसिपिटेट 3 ही क्लोरीन है, 100% तीनों की तीनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जाएगा, ठीक है। और ये यहां पर लिखा भी होगा प्राइमरी वैलेंसी 3, सेकेंडरी वैलेंसी 6। तो ये हमारा 3 क्या कहते हैं, इस तरीके से प्राइमरी वैलेंसी, 6 हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। इस तरीके से ये फार्मूला हुआ, ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल की हम लोग बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल में COCl3 डार्ट 3NH3 है हमारा, ये कंपाउंड है बेटा। AgNO3 से रिएक्शन करवाया गया, ठीक है। नो प्रेसिपिटेट, कोई भी प्रेसिपिटेट आउट नहीं हुआ, यानी कि रिएक्शन नहीं हुई, ठीक है। और प्राइमरी वैलेंसी बेटा क्या दिया गया है, 3 दी गई है। और सेकेंडरी वैलेंसी हमारी क्या दी गई है, 6 दिया गया है, ठीक है। पॉसिबल फार्मूला मुझे बताना है वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग। इस तरीके से हम देखेंगे बेटा, अगर इसका हमारी प्राइमरी वैलेंसी 3, सेकेंडरी वैलेंसी अगर 6 दिया है, तो ये बात कंफर्म है कि हमारा जो फार्मूला होगा, पहले तो हम CO की बात करेंगे। ये हमारा क्या है बेटा, सेंट्रल एटम है, ठीक है। सेंट्रल एटम हमारा अगर इस तरीके से CO हुआ और हम ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर इस तरीके से बना लेंगे, ठीक। उसके बाद जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है बेटा, 6 है। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3 है। अच्छा, यहां पर लेकिन अगर रिएक्शन नहीं हुई, तो रिएक्शन ना होने का मतलब ये हुआ कि कोई भी क्लोरीन हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नहीं है। अगर कोई भी क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नहीं है, तो इसका मतलब हमारा यही हुआ कि NH3 अमोनिया से 3 लोन पेयर तो हमारा सेंट्रल एटम लिया। इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी में 6 में से 3 तो अमोनिया ने लोन पेयर दिया होगा सेंट्रल एटम को, और 3 किसने दिया होगा बेटा, क्लोरीन ने दिया होगा। यानी मैं बात कह सकता हूं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर की अगर बात किया जाए, तो जितने भी हमारे 3 अमोनिया, तीनों क्लोरीन जो भी हैं, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ जा रहे हैं। क्यों आ जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमारा सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी जिसे कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हो 6 है, तो 3 लोन पेयर हमारा अमोनिया से और 3 क्लोरीन से, तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। यस, इस तरीके से। और अगर मैं प्राइमरी वैलेंसी की बात करूं तो 3 है। 3 जाहिर बात, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर भी अगर तुम दिखाना चाहते हो आप भाई, तो ये भी आप देख सकते हो कि यहां पर +3 ये भी आ गया। क्यों, क्योंकि क्लोरीन हमारा 3 है और यही हमारा 3 जो माइनस होगा वही +3 होगा, क्योंकि अमोनिया तो हमारा क्या है बेटा, न्यूट्रल है, ठीक। इस तरीके से भी हम बात कर सकते हैं। और ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी ये हो गया, ठीक। इसका मतलब फार्मूला हमारा ये क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, अगर बेटा मैं स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, तो स्ट्रक्चर में देखिएगा, जैसे अभी इससे पहले वाले में हमने बनाया था, तो ये है हमारा कोबाल्ट है बेटा। और कोबाल्ट की अगर मैं बात करूं, तो कोबाल्ट हमारा ये इस तरीके से अगर मैं बात करूं, तो अमोनिया, एक अमोनिया हमारा ये हो गया, जो कि सेकेंडरी वैलेंसी है। और दूसरी अमोनिया ये भी हमारी है, जो कि सेकेंडरी वैलेंसी है। डॉटेड लाइन से नहीं, थिक लाइन से दिखा रहे हैं बेटा हम। और ये एक अमोनिया हमारी ये भी है, इसको भी हम थिक लाइन से दिखाएंगे क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी है। अच्छा, 3 ही अमोनिया है, तो चौथा जो क्लोरीन है, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं जिससे आपको लगे कि हाँ चलिए इस तरीके से ऐसे ही चलने दो। यहां पे ये क्लोरीन हो गई, ये भी थिक लाइन से हम दिखाएंगे।
और ये क्लोरीन है, इसको भी थिक लाइन से दिखाएंगे, ये क्लोरीन इसको भी हम थिक लाइन से दिखाएंगे। यानी मैं बात कह सकता हूं कि यहां पर जो भी हैं 6 के 6 हमारे लीजेंट वो क्या कहते हैं, हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं, यानी कि हमारे सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए हमने थिक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये प्राइमरी वैलेंसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, जो ये क्लोरीन पर ही तो चार्ज है, उसी की वजह से यहाँ +3 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्लोरीन -3 होता है, -1 होगा और 3 तो -3। ये बात मैं कह सकता हूँ, इसी में जो भी हमारा थिक लाइन है इसी के साथ साथ हम लोग डॉटेड लाइन भी दिखा देते हैं बेटा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये क्लोरीन हमारा एज ए प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों, यानी हम बात कह सकते हैं क्लोरीन जो है वो हमारा प्राइमरी वैलेंसी को और सेकेंडरी वैलेंसी को दोनों को सेटिस्फाई करेगा, और लेकिन अमोनिया जो है वो केवल सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्लियर हो गया। ध्यान दीजिएगा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अमोनिया केवल सेकेंडरी वैलेंसी को और क्लोरीन हमारे सेकेंडरी वैलेंसी को भी और प्राइमरी वैलेंसी को दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक। एक क्वेश्चन है बेटा, मैंने इस तरीके से लिख रखा है, ये पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन आपके एग्जाम में, कह रहा है एन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू 100 ml ऑफ 0.1 मोल सॉल्यूट ऑफ डाइक्लोरो। ये सबसे बड़ी बात है, अगर मैं आपको बेटा IUPAC नेमिंग ना बताया होता तो आप इसको ना लिख पाते। अभी मैं इसकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, जैसे कि मैंने पीछे बताया था, तो इसको लिख करके हम लोग इस तरीके से लिख करके आगे हम बढ़ेंगे। डाइक्लोरो टेट्रा अक्वा, डाइक्लोरो टेट्रा अक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, ठीक। सबसे बड़ा तो टास्क यही है बेटा कि इसका फार्मूला लिखना ही बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, लेकिन जो भी फार्मूला लिख लिया वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। इसका मतलब ये, इस क्वेश्चन के जरिए हमें मोल ना पूछ करके जनरली हमसे ये जानना चाहता है कि क्या आप इस फार्मूले को आप लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। इस चीज, ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं बेटा, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं क्रोमियम। सबसे पहली बात तो हम ये बात कर सकते हैं क्रोमियम हमारा कौन है, सेंट्रल मेटल है बेटा, सेंट्रल एलिमेंट है। हमसे कह रहा है डाइक्लोरो टेट्रा अक्वा, यानी टेट्रा अक्वा का मतलब हो गया 4 वाटर हो गए, और डाइक्लोरो का मतलब क्या हुआ, 2 क्लोरीन हो गए, ठीक है। डाइक्लोरो टेट्रा अक्वा क्रोमियम। अच्छा, हमसे ये कहा है क्रोमियम पर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या है बेटा, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। और अच्छा एक पॉइंट और, सॉरी, इस क्वेश्चन में ये भी बोला गया है बेटा कि जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी है, जो हमारी जो है प्राइमरी वैलेंसी है वो 3 है, और जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है बेटा वो हमारी क्या है, वो 6 है। ये भी हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारा क्या होगा बेटा, गिवन होगा, तभी क्वेश्चन निकल पाएगा, वरना निकल ही नहीं पाएगा। तो मैं ये बात कह दूं, पहले इसका फार्मूला लिख लेता हूं बेटा। हमसे कहा है कि क्रोमियम यहां से उठाऊंगा मैं, डाइक्लोरो टेट्रा अक्वा, यानी टेट्रा अक्वा ये हो गया, डाइक्लोरो ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हैं हमारी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, इसका मतलब ये बात है कि यहां पर ये 2 क्लोरीन है, जी जो भी हमारी ये क्लोरीन है, यहां पर 4 वाटर हुआ, 2 क्लोरीन हमारा अंदर आएगा, 2 क्लोरीन अंदर आएगा, तभी तो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो पाएगी। 4 लोन पेयर वाटर से एक्सेप्ट करेगा क्रोमियम, 2 लोन पेयर हमारा क्लोरीन से, एक पार्टिकुलर एक क्लोरीन से, और ये हमारा इस तरीके से ये हमारा फार्मूला क्लियर हो गया। लेकिन उसके बाद कह रहा है डाइक्लोरो टेट्रा अक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। हमारे इस क्रोमियम पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और 3 तभी आ सकता है जब हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर 1 क्लोरीन हो। हमने इस बात को प्रीवियस लेक्चर में बता रखा हूं बेटा कि ये क्लोराइड जो लिखा हुआ इसका पता नहीं रहता कि ये क्लोरीन कितना है, 1 2 3 4 5 जो भी हो, क्योंकि इसका नंबर हम नहीं लिखते हैं यहां पर। तो ये हम कब कैसे पहचानेंगे, ये हमारा यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्राइमरी वैलेंसी यहां पर ये 3 है, ठीक है, रोमन नंबर से दिखाया है, तो 3 तभी आ सकता है जब 2 क्लोरीन हमारा अंदर आ ही चुका, 1 ही बार बस बाहर रहेगा बस, ठीक है। यानी मैं ये बात कह सकता हूं, इसका फार्मूला हमारा इस तरीके से ये हमारा सेटिस्फाई हो गया, ठीक है।
प्राइमरी वैलेंसी 3 हो गई और सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गया, तभी और ये 3 कैसे आएगा जब एक क्लोरीन बाहर होगा। यानी मैं अब क्वेश्चन को मैं समझूंगा बेटा अच्छे से। एन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड, यानी कि अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट को अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है बेटा, कह रहा 200 ml 0.1 मोल सॉल्यूट ऑफ डाइक्लोरो टेट्रा aqua, यानी मुझसे ये दिया गया है बेटा, इसका हमें क्या कहते हैं, ये मोलर दिया गया है, मोलरिटी है बेटा, ठीक है, मोलर सॉल्यूट है। इसकी जो मोलरिटी दी गई है वो हमारी मोलरिटी दी गई है 0.1 मोलर, ठीक है बेटा, और इसका जो वॉल्यूम दिया गया है 100 ml दिया गया है। अब हमसे कह रहा है कि AgCl के कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl, नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl के कितने प्रेसिपिटेट आएंगे। यानी मैं ये बात कह सकता हूं कि इसकी रिएक्शन अगर मैंने किससे करवा दिया, AgNO3 से करवा दिया, जिसको हमने एक्सेस में लिया। एक्सेस में लेने का मतलब ये हुआ कि जितना भी क्लोरीन चाहे वो हमारा AgNO3 से रिएक्शन कर सके। जाहिर सी बात है, अभी मैं बता के आ रहा हूं कि ये क्लोरीन तो हमारा सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा नहीं, केवल हमारा वही क्लोरीन हमारा सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के क्या होगा बेटा, बाहर होगा। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कितने हैं, एक क्लोरीन है। एक क्लोरीन होने की वजह से इसका मतलब AgCl का एक प्रेसिपिटेट आएगा बस, ठीक है। यानी 1 मोल की अगर बात किया जाए तो एक ही AgCl का प्रेसिपिटेट आएगा बस, इसके अलावा कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं आएगा बेटा, ठीक है। यानी मैं बात कह सकता हूं कि अब यहां पर हमें इसका AgCl का मोल निकालना है, और ये बात हम मोल कॉन्सेप्ट में बता सकते हैं, हम बता चुके हैं बेटा। मोल कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था मोल्स आर वॉल्यूम आर इक्वलाइज्ड बाय रिवर्सिंग देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ऐसे भी निकाल सकते हो, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, निकालने के बहुत सारे तरीके हम आपको बता चुके हैं। यहां पर अगर बात किया जाए तो इसका अगर मोल की बात किया जाए तो जो भी हमारा मोल इसका होगा, क्योंकि इसकी स्टोइकोमेट्री 1 है, यहां पर भी हमारी क्या 1 है। यानी मैं बात कह सकता हूं कि जो भी हमारा ये मोल ऑफ AgCl अगर हम इस तरीके से डायरेक्ट अगर निकालना है, ये तो निकाल ही लोगे। मेन चीज तो ये था, इसका फार्मूला लिख करके ये चीज समझना। इस क्वेश्चन के जरिए हम सिर्फ इसका फार्मूला और किस तरीके से ये रिएक्शन क्यों करा, एक ही मोल आया, AgCl का एक ही आया, ठीक है, इस तरीके से बस इस चीज को जानना जरूरी है। मोल निकालने में तो कुछ है ही नहीं। मोल्स ऑफ AgCl इज इक्वल टू क्या लिखोगे, MB/1000। हमने एक फार्मूला बताया था, ये वॉल्यूम हमारा किस में है बेटा, ml में है, ठीक है। MB वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट बताया था, BNTP/22.4 बताया था, MB/1000 बताया था, N/N बताया था। ये सारी बातें हम मोल्स कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं। यही इसी के इर्द गिर्द ही सारा फार्मूला आ जाता है। मोलरिटी हमारी कितनी है, उसी मोलरिटी को हम डायरेक्ट लिख देना है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ये, क्यों, क्योंकि एक सेम है, ठीक है। मोल्स आर वॉल्यूम आर इक्वलाइज्ड बाय रिवर्सिंग देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। यहां पर अगर बात किया जाए तो 0.1 ये हमारी मोलरिटी हो गई, और वॉल्यूम हमारा कितना दिया गया बेटा, 100 ml दिया गया है। और अगर हम 1000 से इस तरीके से क्या करते हैं बेटा, डिवाइड कर देते हैं, और तो ये 0 0 0 0 यहां खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.01 क्या मोल। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि हमारा 0.01 मोल का क्या आएगा, प्रेसिपिटेट आएगा किसका, AgCl का, ठीक। हाँ बेटा, हम लोगों ने अभी वर्नर थ्योरी के बारे में बात कर लिया था, अब हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात करेंगे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में भी देखें तो हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मेटल आयन ऑफ डी ब्लॉक, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा मेटल आयन होगा, सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, वो डी ब्लॉक का ही होता है, कंटेन्स N-1d NS NP ND ऑर्बिटल। यानी इस तरीके से ये सारी चीजें अभी हम इस्तेमाल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे बेटा। इन सारे ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके N-1d NS NP ND ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करके, ठीक है बेटा, इस्तेमाल करके ये क्या बताएगा, हाइब्रिडाइजेशन रखेगा बेटा, ठीक है। यानी मैं बात कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मेटल आयन ऑफ डी ब्लॉक कंटेन्स N-1d NS NP ND ऑर्बिटल व्हिच कैन यूज फॉर हाइब्रिडाइजेशन। यानी इन सारे ऑर्बिटल का इस्तेमाल कहां पर बेटा, किसके लिए किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा बात बता दें आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर ही जो होता है वही हमारा क्या होता है बेटा, बेस्प होता है, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। आप लोगों ने बेस्पर थ्योरी पढ़ी होगी, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने उसमें
केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुके हैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ाई है, लेकिन यहाँ पर इतना जानना जरूरी है, इस वजह से मुझे थोड़ा सा बताना पड़ रहा है बेटा, ठीक है। यानी मैं बात कह सकता हूं कि अगर हमारा बेस्प अगर 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होगा बेटा, sp होगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारा, किस तरीके से, लीनियर होगा, ठीक है। अगर मैं हमारा बेस्प अगर 3 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, ट्राइगोनल क्या होगा, प्लेनर होगा, ठीक है। 4 होगा तो sp3 होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। लेकिन 4 ही, हाँ ज्यादातर हमारा इस्तेमाल यहां पर होगा बेटा और यहां पर बस, ठीक है। अब हमारे सिलेबस में ज्यादातर क्या कहते हैं, इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इन्हीं 2 लोगों का इस्तेमाल होगा। तो उसमें देखिएगा sp3 में क्या है बेटा, टेट्राहेड्रल, सॉरी, और dsp2 की अगर बात किया जाए तो ये क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। यानी हम बात कह सकते हैं कि p के 3 ऑर्बिटल और s के 1 ऑर्बिटल, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, 4, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा बेस्प 4 था, sp3 था, टेट्राहेड्रल। अच्छा यहाँ पर ही 4 यहाँ पर भी 4 ही है, s के 1, p के 2 और d के 1, ठीक है। इसे बोलते हैं dsp2 ऑर्बिटल। यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये होगा स्क्वायर प्लेनर, इसी का इस्तेमाल होगा, इसका इस्तेमाल भी नहीं होता फिलहाल, अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर एक बात जान लेना जरूरी है कि ये जो d वाला ऑर्बिटल है वो d वाला ऑर्बिटल कौन है बेटा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, d के 5 ऑर्बिटल हुआ करते थे, बताया था आपको केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। अगर हमारा बेस अगर 5 होगा तो sp3d होगा, जिसे बोलेंगे ट्राइगोनल बाइप्लेनर, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dsp3 भी लिख सकते हैं, जैसे d पहले लिख लिया, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इन सारे लोगों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत यहाँ पर बेटा नहीं है। अगर हम बात करें तो ये वाला जो हमारा इस वाले में जो d ऑर्बिटल ये इन्वॉल्व है, ये कौन सा वाला है, dz स्क्वायर, ये क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। अगर हमारा ये 6 है बेस्प, अगर हमारा सॉरी 6 आ गया बेटा, तब ये हमारा क्या होगा, sp3d2 हमारा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। और ये हमारा अगर बात किया जाए स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे बेटा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो d है, इस वाले में d, एक d तो हमारा क्या होगा, क्या होगा बेटा, dx स्क्वायर माइनस क्या, वाई स्क्वायर वाला होगा, और दूसरा वाला जो d होगा वो हमारा जो d होगा वो हमारा क्या होगा, dz स्क्वायर। इन्हीं ये बात मैं कह सकता हूं, इन्हीं दोनों लोगों के ऊपर का इस्तेमाल यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर sp3d2 वाले में हुआ है, ठीक है। इस तरीके से सारी बातें हो गई। अब हम लोग बात करेंगे इस तरीके से, अगर बात किया जाए तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन थ्योरी, इन सारे लोगों के बारे में हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे।